नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया। 18 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 10 मार्च को विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 12 मार्च को बजट पेश होगा, यानी कि कुल मिलाकर 14 दिन के सत्र में 5 छुट्टियां रहेंगी। सरकार इस सत्र में कई अहम विधेयक को लाने की तैयारी में है, तो कांग्रेस भी किसानों के मुद्दे को लेकर के सरकार पर हमलावर है। अब कांग्रेस ने सदन की कार्रवाई से पहले ही पैदल मार्च निकाला, तो फिर एपीएमसी एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर विधानसभा के अंदर प्राइवेट बिल भी लेकर आई, जिसको स्पीकर ने खारिज किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब नोकझोंक देखने को मिली है, तो इसलिए आज की बड़ी बहस में ये कुछ अहम सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यह है कि पहले ही दिन हंगामा हुआ है, तो यह बजट सत्र आखिर कैसा रहेगा, क्योंकि तस्वीर आज से ही स्पष्ट हो रही है। दूसरा सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि एपीएमसी एक्ट पर प्राइवेट बिल के मायने क्या हैं, क्योंकि इस पर भी लंबी चर्चा आज सदन के अंदर हुई है। और एमएसपी पर केंद्र और प्रदेश का पेंच क्या है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो एपीएमसी एक्ट रद्द करने पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरते हुए आज विधानसभा के अंदर क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। जो आपने कहा है और रिजेक्ट किया प्राइवेट मेंबर में, उसका अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे, जो आपके पत्र में आपने कहा हरियाणा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट हरियाणा अमेंडमेंट बिल, तो हरियाणा एपीएमसी तो हमारा है, हम अमेंडमेंट ला सकते हैं। इसमें कोई सेंटर का या राष्ट्रपति के परमिशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट डिस्टर्बिंग सेंट्रल लॉज। वी आर नॉट चैलेंज दैट। हम तो अपना एपीएमसी में अमेंडमेंट लाएंगे। पहले भी हमने रूल 6 अगस्त 9/2007 को देखेंगे तो रूल 6 हम लेके आए थे। पहले एमएसपी लिख रखा उसमें हमने। अब हम उसमें सिर्फ इतना ही करना चाहते हैं कि जो एमएसपी से कम खरीदे उसको सजा हो जाए। नहीं, उसके बारे में रूल ये तो हम ला सकते हैं। अब ये आपने रिजेक्ट किया, आपने तो उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हैं, जो कानून उसी के बारे में जो केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं, उनमें अमेंडमेंट नहीं है। हाँ जी, केवल एपीएमसी में अमेंडमेंट है। दैट इज अमेंडमेंट। अध्यक्ष महोदय, तो कांग्रेस की ओर से उठाए गए इन सवालों पर मुख्यमंत्री ने भी बखूबी जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा के अंदर क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट मेंबर बिल वो मेरे पास भी देखने को मुझे मिला था। अगर आप लोग उसको ठीक से, जो आपने उसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, उन एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में आपने क्लियर कट जो बातें सेंट्रल एक्ट में लिखी गई है उसका उल्लेख किया है। आप उसको पढ़ लीजिए। एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में सेंट्रल तीनों एक्ट्स की चर्चा की गई है, उल्लेख किया गया है, और ये कहा गया कि उसमें ये जो कमियां हैं इसको ठीक करने के लिए हम एपीएमसी में एक्ट में इसमें संशोधन करना चाहते हैं। अगर एपीएमसी एक्ट में कोई संशोधन की बात है और एम्स ऑब्जेक्ट में केवल आप एपीएमसी की चर्चा करके लाएंगे तो कुछ बात बनेगी। आपने एम्स एंड ऑब्जेक्ट हमने पढ़ के देख लिए, आज पढ़ लीजिए, घर जाके पढ़ लीजिए, 2 दिन बाद चर्चा कर लेंगे, मैं इसका जवाब दूंगा। आपने जो एक्ट में प्रावधान किया है, आपने कहा कि एपीएमसी एक्ट में धारा 42 इसको हटा दिया जाए। धारा 42 आपने ही उसमें डाली थी जब संशोधन किया था 2008 के अंदर, वो धारा 42 के अंदर जोड़ी गई थी। आप अपने किए हुए उल्टे कामों को ठीक करना चाहते हैं, हमको भी तो बोलने का मौका दो कि हम क्या कर... तो वहीं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को बड़ी सलाह दी है, सुनिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में उनकी ओर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो नहीं आए थे, उनके प्रतिनिधि के नाते चौधरी आफ्ताब अहमद आए थे, और पूरे उस निर्णय में वो तो भूल ही गए थे कि हमको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है। मुझे याद कराना पड़ा कि अभी चर्चा हमने सुनी है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं, तो उसके लिए भी तो समय हम तय करेंगे। तब जा करके उनको याद आया, तो 10 तारीख का समय तय हुआ, और हमने तो यहाँ तक कहा कि 10 नहीं, आज ही कराओ। और आज के लिए भी उनके पास कोई ऐसा मसाला नहीं था कि जो आज वो नो कॉन्फिडेंस मोशन करा सकें, क्योंकि है ही कुछ नहीं उनके पल्ले। तो कुल मिलाकर के ये विषय 10 तारीख को चर्चा होगी, और उसमें स्पष्ट बहुमत हमारे पास है। उनके पास जो अपने लोग उनको संभाल के रख ले।
तो सुना आपने आज विधानसभा के अंदर क्या हुआ और उसके बाद में भी मुख्यमंत्री की तरफ से जो तमाम बातें हैं वो बताई गई हैं। सवाल इसी बात का है, चूंकि अब ये जब सत्र इसकी आज से शुरुआत ही इतनी हंगामेदार रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि आगे अभी ये सत्र और कितना हंगामेदार होने वाला है। कृषि कानून ये एक अहम विषय रहा, एपीएमसी और उसके बाद फिर एमएसपी की कानूनी गारंटी, एपीएमसी एक्ट में संशोधन की मांग जिसको नेता प्रतिपक्ष की तरफ से उठाया गया, फिर मुख्यमंत्री ने उसका जवाब दिया। बेहद दिलचस्प कुल मिलाकर के आज की ये पूरी विधानसभा की कार्रवाई रही है। और उससे पहले भी चूंकि कांग्रेस की तरफ से आज किसानों को लेकर के विरोध जताते हुए आज पैदल मार्च विधानसभा तक किया गया, यानी कि रणनीति बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई विपक्ष की तरफ से भी। और अब सत्ता पक्ष इसको साधेगा कैसे, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो एमएसपी पर केंद्र और प्रदेश के बीच में आज क्या पेच है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो बातें विधानसभा के अंदर हुई हैं जिसमें यह कहा गया, क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, कानून सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आई है, इसलिए इस पर राज्य की विधानसभा के अंदर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। प्राइवेट बिल के कोई मायने हैं नहीं। इस बात को कहते हुए आज इसको खारिज कर दिया गया। इस पर जो चर्चा की मांग की गई थी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, और फिर कृषि कानून को लेकर के भी जो कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है। तो हंगामेदार आज का ये पूरा सत्र रहा है और लगातार आज आपने देखा कि जो गहमा गहमी है वो बनी रही सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। सदन के बाहर की भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं ये राज्यपाल के अभिभाषण से पहले की तस्वीरें हैं जब विधानसभा की ओर सब जा रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक हैं जो कि पैदल मार्च करते हुए विधानसभा तक गए और कृषि कानून और किसानों को लेकर के ये विरोध जताया गया। चूँकि 100 दिन पूरे हो गए हैं दिल्ली के सीमाओं पर किसानों को बैठे हुए, तो ऐसे में किसानों की जो मांग है उसको केंद्र सरकार माने और राज्य सरकार से भी ये अपेक्षा की जा रही है कि इसको लेकर के केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, और इस वजह से ये विरोध आज यहाँ पर देखने को मिला है। तो हंगामा पूरे दिन आज देखने को मिला, लगातार कई विषयों को लेकर के यह हंगामा हुआ। इसमें एमएसपी को लेकर के और एपीएमसी को लेकर के जो प्राइवेट बिल लाया गया उस पर स्पीकर की जो मंजूरी नहीं मिली, उसके बाद भी यहाँ पर लगातार हम लोगों ने देखा कि जो सवाल नेता प्रतिपक्ष ने उठाए उसका जवाब मुख्यमंत्री ने भी दिया और स्पीकर ने भी बताया कि क्यों इस पर चर्चा नहीं हो सकती राज्य विधानसभा के अंदर, ये भी बात उनकी तरफ से बताई गई। तो संशोधन की मांग पर जो प्राइवेट बिल लाया गया है उसको खारिज कर दिया गया और उसके बाद आज काफ़ी गहमा गहमी की स्थिति भी देखने को मिली। तो एमएसपी और कृषि कानून आज कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि विधानसभा के अंदर ये दो प्रमुख ऐसे मुद्दे रहे जो आज छाए रहे हैं और इसी को लेकर के विपक्ष की जो रणनीति है वो आज आपने स्पष्ट तौर पर देखी है। और अब तो वहीं एपीएमसी एक्ट को लेकर के कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा की तरफ से सरकार को घेरते हुए आज क्या कुछ कहा गया है, ये भी सुनिए। आज आपने एक पत्र हमें दिया है कि जो एपीएमसी एक्ट का हमने बिल दिया है वो बिल जो आपके रूल्स हैं उसके प्रधान थे, उसकी रिजेक्शन बिल्कुल गलत है। ये तो कल दे दिया था, कल ही दे दिया था। नहीं, कल ही आज ही मिला है जी, आज अभी सदन के अंदर मिला है। चलो मिल गया ना। हाँ, तो इसके ऊपर इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंदर मैं रूल्स की बात करना चाहता हूँ ऑनरेबल स्पीकर सर मैंने उसके अंदर जो पत्र दिया है, हाँ जी, उसके अंदर बड़ा स्पष्ट आपको बताया है कि किन कारणों से, अगर वो दो कारण ना हो, जैसा पहले कि ये सब जुडिस केस है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अगर नहीं चल रहा हो तो उसके बारे में बताएं। दूसरा जो मैंने कहा है, बिकॉज ये कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए हैं, केंद्र सरकार के द्वारा पारित कानूनों को ऊपर प्रदेश सरकार वो चर्चा कर नहीं सकती। तो पहले दिन ही हंगामा हुआ है और उसके अलावा बीबी बत्रा को भी आपने सुना, उन्होंने भी कई बातों को उठाया विधानसभा के अंदर। तो कुल मिलाकर के आज हंगामेदार ये पूरा सत्र आज का पहला दिन रहा। हालांकि आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद शोक प्रस्ताव आया और कुछ विषय को लेकर के आज जब चर्चा की बात हो रही थी तो उसमें जो लाया गया एपीएमसी एक्ट को लेकर के जो संशोधन की बात थी उसको खारिज कर दिया गया स्पीकर की तरफ से और इसको लेकर के आज काफ़ी देर तक यहाँ पर जो गहमा गहमी है विधानसभा के अंदर रही है। तो तस्वीर कुल मिलाकर के आज साफ होती हुई दिख गई है। विपक्ष की जो रणनीति है वो साफ तौर पर आपने देख ली है, क्योंकि आक्रामक अंदाज विपक्ष का है। और इसके अलावा आज आपने ये भी देखा कि विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई है वो किस प्रकार की रही है, यानी कि कुल मिलाकर के अब
ये जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि विपक्ष आक्रामक रहेगा ये बात कम से कम आज के पहले दिन की ही जो कार्रवाई रही उससे स्पष्ट हो रही है। और चलिए अब आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल हमारे साथ अमित नेहरा जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी, बहुत स्वागत है आज आपका इस चर्चा में। अमित नेहरा जी, आज आपने भी देखा होगा विधानसभा की कार्रवाई को, कैसे देख पा रहे हैं? और खासतौर से एपीएमसी में संशोधन वाली जो बात थी उसको स्पीकर ने खारिज किया, तो उसके बाद एक लंबा हम लोगों ने देखा कि दौर चला जब सवाल हो रहे थे और उसका जवाब हो रहे थे। इसको कैसे आप देखेंगे, इसके क्या मायने समझे जाए? देखिए, अगर कांग्रेस लेके आई है एपीएमसी बिल, वैसे तो ये प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में लेके आई है, लेकिन उसके बाद जो चर्चा हुई है तो वो बड़ी अजीब सी चर्चा लगी मुझे। क्योंकि स्पीकर को आपने देखा कहते हुए कि इसके दो कारण हैं ना मानने के, इस बिल को रोकने के लिए। पहला तो ये है कि ये सब जुडिस केस है, और दूसरा ये है कि केंद्र सरकार ने ये बिल पारित कर रखी है, तो राज्यसभा या अपने राज्य सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो ये दोनों ही बातें है ना, देखो, बरगलाना है, मैं तो ये कहूंगा। क्योंकि सब जुडिस केस नहीं है ये बिल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो बिलों की संवैधानिकता या इनकी प्रासंगिकता को लेके नहीं था। उसमें ये था कि कोई एक व्यक्ति गया था, उसने याचिका लगाई थी कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली जो प्रदेश के जो प्रवेश द्वार हैं, जो रास्ते हैं, उनको रोक रखा है, तो उनको खुलवाया जाए ताकि आम जनजीवन को राहत मिल सके। वो परेशान है। तो उसमें कोई था ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास कि कोई किसान संगठन गया हो या सरकार गई हो कि क्या ये बिल ठीक है या गलत है। वो तो उन्होंने व्याख्या कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया सरकार को, भाई क्या है ये बिल, क्या है। मूल जो बात थी, जो याचिका थी, वो दिल्ली प्रदेश के रास्तों को खोलने को थी, ना कि कृषि बिल की कानूनी वैधता वगैरह इनको जांचने के लिए। तो ये सब जुडिस केस बिल्कुल नहीं है। तो ये तो एक तरह से पर्दा बांधना है। दूसरी बात ये है, सरकार ने ये कहा कि जब केंद्र सरकार ने बिल पारित कर दिए हैं तो एपीएमसी एक्ट को यहाँ राज्य सरकार में नहीं बनाया जा सकता। ये भी गलत बात है, क्योंकि जब ये बिल पास हुए थे केंद्र में, ये तीनों जो कानून पास हुए थे, तो बहस चली थी क्या कृषि का जो सब्जेक्ट है, क्या कृषि का जो विषय है वो केंद्र का विषय है या राज्य का विषय है। तो इसमें केंद्र सरकार ने माना था कि हालांकि ये केंद्र सरकार का विषय नहीं है, ये राज्य सरकार का विषय है कृषि। लेकिन इसमें थोड़ी सी उन्होंने वो क्या कहते हैं, चालाकी की केंद्र सरकार ने, कि इन कानूनों के साथ क्या लिखा, इनका टाइटल कृषि व्यापार एवं वाणिज्य बिल। यानी आप सीधे सीधे कृषि बिल नहीं कह सकते इनको। कृषि के साथ उन्होंने वाणिज्य और व्यापार जोड़ा, ताकि इनकी थोड़ी बहुत संवैधानिकता बनाई जा सके। हालांकि कृषि कानून है, केंद्र सरकार इन पे पास नहीं कर सकती क्योंकि उनका सब्जेक्ट है ही नहीं। तो अब ये हरियाणा सरकार का ये कहना, हरियाणा कि ये जो चीजें हैं ये केंद्र की हैं, तो वो गलत है। बिल्कुल बना सकती है राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार, क्योंकि आपने देखा होगा बिहार में भी एपीएमसी एक्ट बनाया गया था, पारित किया गया था। उसके तहत जो मंडियां थी वो बंद की गई थी। तो क्यों नहीं हो सकता? पंजाब हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने भी बिल पारित करके भेज तो रखा है राष्ट्रपति के पास, लेकिन पता नहीं उसका अभी क्या हुआ है, राष्ट्रपति ने अनुमोदन किया या नहीं किया। तो ये तो कर सकती है हरियाणा सरकार अगर चाहे तो विधानसभा में। लेकिन नेहरा जी, उस कन्वर्सेशन में ये बात कही गई, स्पीकर ने भी इस बात को कहा और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी जवाब देते हुए इस बात को कहा कि मैंने ये जो प्राइवेट बिल लेकर के आए उसको बहुत ध्यान से पढ़ा है, और चूंकि जो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो बात कही गई थी दरअसल वो सेंट्रल के एक्ट को लेकर के थी। तो फिर बात यह भी उठी थी कि अगर आप दूसरा लिखित में देते हैं तो फिर इस पर हो सकता है कि भविष्य में हम बहस कर लें या हम चर्चा को तैयार हों। क्या जो लिख करके दिया गया था इस वजह से उसके अंदर जो चीजें लिखी गई, शायद आज ये इसको खारिज किया गया, इस पर जो संशोधन की मांग थी? क्योंकि ये टेक्निकल बात थोड़ी बताई जा रही थी वहां पे, मैं थोड़ा और समझना चाह रहा हूं नेहरा जी। देखिए, बात ये है आयुष, कई चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ टेक्निकल आधार पे नहीं चला करती हैं। विधानसभा का कार्य क्या है, संसद का कार्य क्या है,
इन दोनों जो संस्थाएं हैं इनका कार्य ये है कि हमारा जो जनजीवन है, आम आदमी है या कोई तबका है जो उससे प्रभावित होता है, उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना, उनके लिए ऐसा माहौल देना, ऐसे कानून बनाना ताकि वो और बढ़िया ग्रोथ कर सकें और बढ़िया महसूस कर सकें, व्यापार बढ़े, जीवन स्तर ऊंचा हो, है ना, कानून व्यवस्था के लिए अच्छी चीजें लेके आए। तो उसमें अगर इस तरह की चीजें करेंगे तो वो देखिए मुद्दों से भटकना होगा। मैं तो ये कहूंगा अगर सरकार की मंशा सही है, विपक्ष की मंशा सही है, सभी जो विधायक उनकी मंशा सही है, तो हमारे किसानों के लिए अच्छी चीजें भी लेके आ सकती है सरकार और विधानसभा में चीजें हो सकती हैं। लेकिन क्या है कि वो राजनीति का अखाड़ा बन जाता है, ये चीजें टेक्निकल पॉइंट हो जाते हैं शुरू, कोई एक टेक्निकल पॉइंट लेके आएगा, कोई दूसरा टेक्निकल पॉइंट लेके आएगा, तो उसमें क्या होता है कि जो मूल उद्देश्य है, जो चीज है, वो पीछे छूट जाती है और उसमें राजनीति हावी हो जाती है। बिल्कुल, चलिए अब इस चर्चा में और आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान और मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं एक बार करवा देता हूं, फिर चर्चा में बढ़ते हैं आगे। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बालमुकुंद शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। राजेश दहिया जी भी हमको ज्वाइन कर चुके हैं, किसान नेता हैं। राजेश दहिया जी, आपका भी स्वागत है। और अमनदीप केसरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नैलो के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत। और प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, अगर आपको आवाज मिली हो, मुझे लग रहा है शायद आप अमित जी की बात को नहीं सुन पाए होंगे, लेकिन अमित जी ये बात कह रहे थे कि आज जिस तरीके से आप जो एपीएमसी को लेकर के चर्चा हुई, उसमें दरअसल वो ये कह रहे थे कि अगर सरकार चाहती तो इसका कोई रास्ता निकाला जा सकता था, इसको इस प्रकार से खारिज करने की आवश्यकता थी नहीं। मैं चाहूंगा थोड़ा इस पर प्रकाश डालें, जो बात कह रहे हैं अमित जी। हेलो जी जी, वीरेंद्र चौहान जी। अमित जी ने एग्जैक्टली क्या कहा, क्योंकि मैं कनेक्टेड नहीं था, सुन नहीं पाया हूं। और तत्काल उन्होंने क्या कहा, केवल इस आधार पर जो आपने प्रश्न किया है, मैं उस पर टिप्पणी, बहुत विस्तृत टिप्पणी नहीं करूंगा, केवल इतनी बात जरूर कहूंगा। शुरू में मुझे नहीं, इसीलिए मैंने समझ किया वीरेंद्र जी, उन्होंने कुल मिला के यही कहा। वो ये कह रहे थे कि अगर सरकार चाहती तो कोई रास्ता इस पर निकल सकता था। मुझे केवल अमित जी की इतनी सी बात सुनाई दी कि सरकार ने जो कृषि कानूनों को लेकर कोई चतुराई की, और चतुराई ये की कि वो उनको विपणन के कानून बताया। जी, और कृषि तो राज्य का विषय है, तो अमित जी उसमें चतुराई नहीं कही, आप तो उसको कह सकते। वास्तव में जो कानून बनाए हैं या संशोधन किए हैं वो कृषि के विपणन, कृषि की मार्केटिंग से संबंधित ही हैं। तो उसको आप चतुराई कह करके उनकी गंभीरता को और सरकार के संकल्प पर सवाल नहीं उठा सकते। सरकार, संसद जब कानून बनाती है या कोई विधानसभा भी बनाती है, तो वो चतुराइयों पर कानून नहीं बनते, वो तकनीकी, वैधानिक, संवैधानिक पक्षों पर विचार करके बनाए जाते हैं। केंद्र सरकार का अपनी शक्तियां हैं, राज्य क्या क्या कर सकता है ये भी वेल डिफाइंड है। हमने ये नहीं कहा कि राज्य की शक्तियां कुछ मामलों में काम करने की नहीं है, राज्य की अपनी शक्तियां हैं, लेकिन हमको कहां क्या करना है, सरकार किसानों के और राज्य के हित में ये सरकार निर्णय पहले भी लेती रही है, आगे भी लेगी। हाँ, आंदोलनकारियों की मंशा के अनुरूप या विपक्ष जो पट्टी उठा करके आए और कहे और पढ़ाए उसके अनुसार सदन चले या प्रदेश चले, ये अपेक्षा करना मेरे ख्याल से ये अतिशयोक्ति होगी। बालमुकुंद शर्मा जी, जवाब दीजिए। प्रवक्ता हैं बीजेपी के, लेकिन ये भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, मुद्दों से भटका रही है, ऐसा ये मेरे साथी कर रहे हैं। दो चीजें हैं, हमारे संविधान में सब कुछ क्लैरिफिकेशन के साथ लिखा जाता है। संविधान में लिखा है कि ये विषय राज्य सूची का, ये विषय संघ सूची का और ये समवर्ती सूची का। हम इसी विषय पर आ जाते हैं सीधे, ये राज्य सूची का विषय कृषि। केंद्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इसको व्यापार का दर्जा दे दिया। जो पैदा होने वाली फसल को व्यापारिक दृष्टि से, जिस तरीके से नाराज जी बता रहे थे, कृषि व्यापार एवं वाणिज्य, उसमें ये सुविधा प्रदान कर ली कि इस राज्य से उस राज्य में आप ले जा सकते हो, क्योंकि जब वो दो राज्यों में आवागमन होगा तो समझ सकते हैं कि उसमें केंद्र का दखल होगा। लेकिन आज के जो एक्ट की बात चल रही है, एपीएमसी एक्ट के रूल 6 में, जो कांग्रेस ने 2006 में डिफाइन भी किया, इसमें एमएसपी पे एक कानून हमने बनाना कि हमारे राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा, वो अलग विषय है। विषय यह है कि इतने रेट से कम तो खरीदे, उसको सजा का प्रावधान है।
ये बगल में पंजाब सरकार है हमारी, पंजाब राज्य है, वहाँ ये कानून बनाया गया है। एक ये मांग एपीएमसी प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए हैं, इसमें सरकार के जो प्रतिनिधि हैं या स्पीकर साहब भी इसके अंदर शामिल है, बहस करवाने की बजाय इन्होंने इसको आउट कर दिया। आप बहस करवा करके देखते हैं, बहुत विद्वान लोग बैठे हैं। ये जो पवित्र मंदिर है, चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो, हमारे देश का पवित्र मंदिर है, क्योंकि वहां से हमारे जीवन की बुनियाद तैयार होती है कि हमें कैसे जीना है, कैसे में लॉ एंड ऑर्डर मिलेगा, किस तरीके की सुविधाएं मिलेगी, हमारा जीवन कितना सुगम बनाया जा सकता है, वो वहां से तय होता है। ये एक और दूसरी बात कह रहे हैं हमारे साथी, जब हमारा देश आजाद हुआ उसमें जो भी संविधान में जो भी चीजें रखी गई, उसके बाद बहुत परिवर्तन हुआ है। मैं ये कहता हूँ आमूलचूल परिवर्तन हो चुके हैं, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी, ये संविधान में ये प्रावधान है कि कानून जब जब आएंगी नई चीजें बदलता रहेगा। अब बहुत सी चीजें जब संविधान को लिखा उस समय वो थी नहीं। अब ये आजकल ये जो आप इसको क्या कह सकते, कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, ये सोशल मीडिया है, इस पर रोज नए कानून बनाने पड़ रहे हैं, साइबर क्राइम होने लगे, तब तो ये चीजें थी नहीं। इसलिए जो संविधान में ये व्याख्या है, मूल भावना से छेड़छाड़ किए बगैर परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, और लगातार कंटिन्यू प्रोसेस है। इसीलिए चुनाव होता है, इसीलिए सांसद चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं। ये इन्होंने बिल्कुल कुठाराघात किया है जनता की मांग पर, डिमांड पर, क्योंकि ये सभी मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। किसान आंदोलन का 100वां दिन हो गया, तो कांग्रेस क्या उनके लिए बिल नहीं लेके आएगी? क्या कांग्रेस उनके लिए बात नहीं करेगी? ये सारा का सारा जो किसान आज सड़क पे है, जो 200 लोग शहीद हो गए, उससे संबंधित था, उसे ये पीछा छुड़ाना चाहते हैं पाना। मुख्यमंत्री ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात की कि जब हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, उस पर 18 सदस्यों की जरूरत है, हमने 28 के साइन करके दिए हैं, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। जिस पार्टी ने इस देश को 50 से ज्यादा समय तक शासन दिया, इस प्रदेश को आजादी के 3/4 समय में शासन दिया, उसके बारे में मुख्यमंत्री जो कहते हैं, जो कभी जिंदगी में पंचायत मेंबर नहीं बने, पहली बार विधायक बने हैं, वो भी ऊपर की मेहरबानी से, वो हमारे को कहते हैं कि इनके पल्ले। आप बड़ी जिम्मेदारी वाली बात कर रहे हो पंडित जी। देखिए बात सुनिए, जो व्यक्ति दूसरी बार प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर बनकर आया, प्रदेश का मुखिया है, सदन का नेता है, उनके बारे में इससे ये बड़ी जिम्मेदारी वाली बात कर रहे हो आप। उपदेश देते हुए तो कम से कम उस बात का पालन कर लो जो हमको दे रहे हो। अब आप पूरी होने दीजिए। जिस विषय पे आप उपदेश दे रहे हो वो अपने ऊपर तो लागू कर लेते हैं। आप ये बताइए क्या मुख्यमंत्री का वो वक्तव्य, वो बयान, वो जो विचार दिए उन्होंने, वो सही थे कि इनके पल्ले कुछ नहीं? जबकि कानूनन ये है, जब आप विश्वास प्रस्ताव लेके आगे वहां साबित होगा किसके पल्ले क्या है। आपके तो ये विधायक, चलिए ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पे भी हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अमनदीप केसरी जी, अमनदीप केसरी जी, चलिए। मेरा इन्होंने समय खराब किया, वो पूरा तो मुझे कर लीजिए। अमनदीप केसरी जी, आज की कार्रवाई आपने देखी है, एक तो अविश्वास प्रस्ताव ये लेकर के आए, एपीएमसी में संशोधन की बात थी, स्पीकर ने उसको खारिज कर दिया, दो बातों को कहते हुए, एक तो कोर्ट के अंदर है, दूसरा ये केंद्र का विषय है। कैसे देख रहे हैं आज आप? देखिए, जो ये बात कह रहे हैं बार बार से कि ये केंद्र का विषय है, जो एग्रीकल्चर है, कृषि जो है वो राज्य का विषय है, और साथ में जो मार्केटिंग है, विपणन है, वो भी राज्य का विषय है। और केंद्र सरकार अगर इसके अंदर कानून बना सकती है तो वो जो है फूड स्टफ पे कानून बना सकती है, फूड ग्रेन पे नहीं। जो किसान अपने खेत में पैदा करता है वो फूड ग्रेन होता है, फूड स्टफ नहीं होता। हम जो आटा है वो फूड स्टफ है, लेकिन गेहूं फूड ग्रेन है। फूड ग्रेन के ऊपर अगर कोई कानून बनेगा वो तो केवल राज्य सरकार बना सकती है। और ये बार बार से ये सारी बातें हम पिछले लगभग 6 महीनों से बहुत विस्तार से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सरकार के प्रतिनिधियों को बार बार किसान नेता ये बात समझा रहे हैं, लेकिन वो जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, जो चतुराई बरत रहे हैं वो इसको, इन सब बातों को बाईपास करने में बरत रहे हैं, और वो जानबूझ करके ऐसी चीज लाना चाहते हैं कि केंद्र का विषय है, ये केंद्र का विषय, केंद्र का विषय नहीं, ये राज्य का विषय है। जो छोटी छोटी बातें, जो टेक्निकलिटीज हैं, जिनको उन्होंने बाईपास किया है, उस चीज को वो ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि नहीं, ये केंद्र के सरकार के पास ये शक्तियां थी कि ये संसद के अंदर हम इसके ऊपर बिल ला सकें। ये तो हुई एक बात। जो दूसरी बात है कि आज जो भी हरियाणा विधानसभा में चल रहा है, या कल अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर के आएगी, तो हमारा मानना ये बिल्कुल निरा टकोसला है। आप देख रहे हैं कि नेता विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की कठपुतली बन चुके हैं। आज ही सदन आता है और साथ साथ उनकी ईडी में पेशी भी होती है।
और वो विधानसभा सदन के अंदर जो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, पूरे विधायक कांग्रेस के उनके सहमत ही नहीं है उनसे। वो सरकार गिराने तो जा रहे हैं, उनके खुद के पार्टी के विधायक सहमत नहीं है उनसे इस मुद्दे के ऊपर। और जो चीजें अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज एपीएमसी में अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं, तो वो अब उनकी सरकार में वो कहां चले गए थे? तब नहीं उनको एमएसपी याद आई कि एमएसपी से नीचे का कानून मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाऊं। ये केवल मात्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की खास कठपुतली बन चुके हैं। आपने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरह से, और भारतीय जनता पार्टी उनको इस्तेमाल करिए, केवल ढकोसला है। सरकार के जो है सदन के अंदर एक ड्रामा करना है कि खिलाफत कर रहे हैं, और असली मुद्दा ये है कि अपने आप को ईडी, सीबीआई और जेल से पीछा छुड़वाना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सच्चे हितैषी हैं, अगर कांग्रेस किसानों की सच्ची हितैषी है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी तो कोई बात ही नहीं सुनी जा रही। अगर वो आज भी अपनी बात सदन में कह रहे हैं कि मैं हमारी बात नहीं सुनेगी, हमने बिल पेश किया, वो कार्रवाई नहीं हुई गई, तो लोकतंत्र में जब उनकी बात ही नहीं सुनी गई, तो उससे बड़ा क्या उदाहरण होगा? उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए कि जिस पद पर वो बने बैठे हैं, जब उसके ऊपर वो अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, सरकार उनको कार्य नहीं करने दे रही, लेकिन वो पद पे बने हुए हैं और ये ड्रामा करते जा रहे हैं। असल में वो सरकार के साथ मिले और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले। चलिए, ये बड़ी बात कही गई। ठीक है राजेश दहिया जी, ये कमेंट मैं आपका भी चाह रहा हूं, क्योंकि आज तो जो हुआ वो आपने भी देखा। अब इस पे कह ये जाए लोग कि भाई वो तो देखिए कि निरा ढकोसला है। एक तो वो आपके समर्थन में खड़े हो रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई एपीएमसी में भी संशोधन करिए, एमएसपी की कानूनी गारंटी कम से कम हरियाणा प्रदेश के तो किसानों को मिल जाए, और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर के आए। कैसे देख रहे हैं आज की इस कार्रवाई को? देखो आयुष जी, आज हमारे 100 दिन हो चुके हैं किसानों के। जैसे हमारे आईएनएलडी वाले ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि सदन में कुछ कांग्रेस पार्टी विपक्ष जो है वो अपनी पूरी भूमिका निभाएगा, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की और जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि तेरे पल्ले कुछ नहीं है, इसका मतलब वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनके पल्ले सिर्फ 28 एमएलए हैं और 28 एमएलए से सरकार नहीं गिरती। तो एक किस्म से ये ढकोसला ही है। मैं ये कहता हूँ कि अगर जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा 2009 का जिक्र किया, एमएसपी कानून का अमेंडमेंट का जिक्र किया, तो जो ये 10 साल सरकार रही केंद्र में भी और स्टेट में भी, तो जब ये इन्होंने अमेंडमेंट क्यों नहीं लाए? आज हम 100 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। हम ये उम्मीद में थे कि आज हरियाणा के बजट सत्र में कुछ धमाकेदार एंट्री होगी, लेकिन जैसे बताया मुख्यमंत्री जी ने भी कि हमारे जो आफ्ताब अहमद थे उसको यही नहीं पता था कि अविश्वास प्रस्ताव भी पेश कर रहा है। उन्होंने जो कहा कह रहे हैं आज ही पेश कर लो, अरे उसके लिए एक व्हिप जारी करनी पड़ती है, एक समीकरण बढ़ाने पड़ते हैं, गठजोड़ सेट करना पड़ता है कि उसमें 40 एमएलए कैसे लिए जाएंगे। जब उनके पल्ले मुख्यमंत्री कहते 28 एमएलए हैं तो वो कैसे सरकार गिरा देंगे? दूसरी बात है, अब ये जो ढकोसला इसलिए कह रहे हैं कि जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है या जो ये बात कर रहे हैं अभी बीजेपी पे मन रहे हैं, तो ये सरकार इनके पास पहले मौका आ चुका था। अगर हमारी जो कांग्रेस की सरकारें थी पहले 10 साल रही, वो अगर हमारा भला चाहती तो वो ये हमारे। लेकिन दहिया जी भाई, आज तो विधानसभा तक पैदल मार्च किया कि विधायकों ने, सारे तो आवाज उठा रहे थे, काली पट्टियां बांध करके भी पहुंचे। आयुष जी मैं इनको कंडेम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ चलो कुछ तो कर रहे हैं। बीजेपी वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ चाहते तो वो इनकी बात सुनते और एमएसपी बहस तो करते, कम से कम उनको बोलने का मौका देते। बीजेपी तो जैसे आपने देखा कि ये बीजेपी जब कांग्रेस को नहीं बोलने देती है तो वो किसानों को कैसे बोलने देगी? और किसानों का भविष्य क्या होगा जब वो इतनी तकनीक लगाते हैं? यहाँ पर आने कहा कि वो चतुराई से कानून बना रहे हैं और चतुराई दिखा रहे हैं, उसका नाम बदल के हमारे उसको भंडार को खत्म कर रहे हैं। तो हम इस कानून के अंदर हम कैसे उम्मीद लगाएंगे कि हम अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे? इसीलिए हम 10-100 दिन से बैठे हुए हैं कि हमारा जो अगला भविष्य है वो बीजेपी के हाथों में खत्म हो चुका है। लेकिन जो हमें उम्मीद ये नहीं लगती कि हमारा अगला जो सरकार है वो हमारी कौन मदद करेगी या हमारे जलते हुए घर को कौन बचाएगा। हमें उससे अभी पूरी रूप से अपने विश्वास में नहीं आ पाए हैं। तभी आज की डेट में जैसे इन्होंने पैदल मार्च किया, पैदल मार्च करने से क्या होता है? इतनी बड़ी विपक्षी पार्टी है, 28 एमएलए हम के साथ, तो 28 तो है ही ना, और नहीं तो 28 के 28 एमएलए विधानसभा कुछ करते, वहां पर शोर शराबा करते, मार्च उनको बाहर फेंकते, जैसे उनका रिजाइन करते, कुछ तो नहीं करते। अरे पैदल मार्च करने से क्या होता है? हम वहां 100 दिन से बैठे हुए हैं, सरकार के जूम तक नहीं चलती, तो पैदल मार्च से क्या हो जाएगा? आज हमने सोचते थे कि 100 दिन के बाद आज विपक्ष हमारे बजट सत्र में कुछ न कुछ करेगा, और हम ये अभी भी उम्मीद करते हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। 10 तारीख है, 12 तारीख है, उसके 18 तारीख है। 18 तारीख तक अगर विपक्ष चाहे तो मिलजुल के इस सरकार को हिला सकती है।
अगर ये इनके बस की नहीं है तो सरकार को किसान तो हिला ही देंगे, क्योंकि किसानों ने बीड़ा उठा रखा है कि वो अपने घर जब जाएंगे जब इन कामों को खत्म कर देंगे। ये बड़ी बात आपने कही है, इसका जवाब मुझे लग रहा है दोनों पार्टियां ही देना चाहेंगी, मैं उनसे भी जवाब ले लूंगा, लेकिन नेहरा जी से भी मैं 1 मिनट लेता हूं। नेहरा जी, एक तो मुझे थोड़ा अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बताइए, क्योंकि यहां पर सबके बारे में मैं सुन रहा हूं और इनेलो वाले तो ये कह रहे हैं कि तो ढकोसला है, किसान नेता भी कुछ कुछ उसी बातों को कह रहे हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव के मायने क्या है, और दूसरा जो पहले ही चंक में आपने जो बात कही कि हमको टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर केंद्र सरकार कोई बिल लेकर के आई है और दोनों जगह हम देख रहे हैं कि एक ही पार्टी की सरकारें हैं, तो भाई टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो उसका बताया ही जाएगा, क्योंकि वो तो उसको इंडोर्स ही कर रहे हैं ना। देखिए वही बात है आयुष, अभी चर्चा चली कि विधानसभा या संसद में कोई गड़बड़ नहीं होती। भाई एग्रीड, हम भी मानते हैं भाई जो संख्या बल होता है वो गलत कर ही नहीं सकता। हमने शाहबानो केस में भी ऐसा देखा था, उसके बाद पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही। हमने SC/ST एक्ट जो था उसमें ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि बिना सुनवाई के, बिना तहकीकात के FIR दर्ज नहीं कर सकते, वो फैसला पलट दिया गया था। तो संसद और ये सरकारी तो अच्छा करती ही है, हम मान लेते हैं। अब बात ये है कि जब स्पष्ट लिखा है भाई अरे कृषि जो है वो स्टेट का विषय है, उसको आप सेंटर का बनाएंगे तो मान लेते हैं। हालांकि जो ये याचिका डली थी, याचिका तो दिल्ली पुलिस द्वारा रास्ता रोके जाने पे के कारण डाली गई थी। उसमें इस पे संवैधानिकता का कोई जिक्र नहीं था कि बिल ठीक है या गलत है क्या है। उसमें तो सिर्फ एक याचिकाकर्ता ने ये डाला था कि दिल्ली के रास्ते खोले जाएं ताकि लोगों का जीवन सुगम हो। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा था सरकार से इनकी संवैधानिकता क्या है, तो सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट में। ये ऑन रिकॉर्ड है ये बात। चलो ठीक है, इन बातों पे नहीं चलते क्योंकि पानी ज्यादा बह चुका है। अब बात आती है अपने अविश्वास प्रस्ताव की। जैसा कि कल चर्चा में मैंने कहा था कि जब तक आपके पास संख्या बल नहीं है पर्याप्त, तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए। जब ये पता है कि आपके पास 40 विधायक हैं सत्तारूढ़ पार्टी पे और वो कभी भी गिर सकती है, तो उस समय वार करना चाहिए जब आपके पास पूरी संख्या हो। भाई जब बाकी या तो पूरे 50 विधायक आपके साथ हो तब लेके आओ, नहीं तो कम से कम अब मेरे ख्याल से 45 विधायकों से काम चल सकता है। तो इतने विधायक तो आपके पास होने ही चाहिए, तब लेके आना चाहिए। नहीं तो आप ये है कि 6 महीने का आप जीवन दान दे रहे हो एक अल्पमत सरकार को। तो इससे ज्यादा तो हम क्या कह सकते हैं, बाकी समझदार हैं सभी नेता। चलिए अब मैं एक एक करके जवाब ले लेता हूं। जो सरकार से दूसरी जी अमित जी कंप्लीट कर लें, जल्दी से कंप्लीट करें। सरकार से जो दूसरे दल हैं, चाहे JJP हैं, चाहे निर्दलीय हैं या गोपाल कांडा हैं एक पार्टी के, तो इनसे अगर विचार विमर्श करके लेके आती अगर कांग्रेस, तो ये प्रभावी होता। भाई देखो, अगर कांग्रेस के विधायक कितने हैं, अगर वो सारे साइन भी कर दें। दिन में चर्चा ये भी चल रही थी कि कुछ कांग्रेसी विधायकों ने इस पे साइन नहीं किए हैं, तो क्या ये पारित हो जाएगा या नहीं। तो उन चीजों का कोई मतलब नहीं है। अगर वो भी साइन कर दें, जिन्होंने साइन नहीं किए हैं अविश्वास प्रस्ताव पे, अगर वो विधायक कांग्रेसी अगर साइन कर दे तो भी सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं है। तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके पास कंक्रीट योजना ना हो तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, इससे जगहसाई भी होती है। चलिए वीरेंद्र चौहान जी जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो जो इस चर्चा में बारंबार कृषि किसका अधिकार किसका नहीं, इस पर बात बहुत हुई है, उस पर मैं चीजें संवैधानिक रूप से स्पष्ट करना चाहता हूं। भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं, तीन सूचियां हैं, जिसमें एक को हम संघीय सूची कहते हैं, जिसमें केवल केंद्र कानून बना सकता है, उसमें वे विषय दिए गए हैं। दूसरी राज्य सूची है, वो वह सूची है जिस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र उस पर कानून नहीं बना सकता है। और तीसरी जो सूची है, उसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। और स्वाभाविक रूप से अगर केंद्र का कानून बनेगा तो उसकी सुप्रीमेसी, उसकी महत्ता या उसकी प्रधानता उसमें का प्रावधान वहां पर किया गया है। इस मामले में एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्पष्ट रूप से एग्रीकल्चर
प्रोड्यूस की, फूड स्टफ्स की बात हमारे एक प्रवक्ता मित्र ने कही, वो भी सही है कि फूड स्टफ्स उसमें वर्णित है, लेकिन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल की मार्केटिंग भी वो कंकरेंट लिस्ट में है, और उसी के तहत ये कानून केंद्र की सरकार ने तमाम तरह के कानूनी पक्षों का मूल्यांकन करके, आकलन करके, लॉ मिनिस्ट्री से सलाह मशवरा करके बनाए हैं, और ये बात संसद के पटल पर दोनों सदनों में सरकार की तरफ से बारंबार साफ की गई है। उसके बाद भी अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो उसका उद्देश्य आप समझ सकते हैं, राजनीतिक उद्देश्य है, भ्रम फैलाने के मकसद से उस तरह की बातें होती हैं, आगे भी होती रहेंगी। ठीक वैसे जैसे CAA से सारे देश के मुसलमानों को की नागरिकता चली जाएगी और उनको भारत से निकाल दिया जाएगा, इसलिए उठ खड़े हो, जैसे ये भ्रम था, उसी तरह से किसान कानूनों में या कृषि कानूनों में, कृषि विपणन के कानूनों से किसान की सारी जमीन पूंजीपतियों को चली गई है या चली जाएगी, ठीक वैसा सही भ्रम है। वैसे और बहुत सारे भ्रम इन कानूनों को लेकर और कानून बनाने की प्रक्रिया को लेकर फैलाए जा रहे हैं। रही बात अविश्वास प्रस्ताव की, अविश्वास प्रस्ताव लाना प्रतिपक्ष के किसी भी दल का, किसी का एक सदस्य हो, उसको भी प्रस्ताव लाने से तो कोई रोक नहीं सकता, प्रस्ताव की बात करने से तो कम से कम कोई रोक नहीं सकता। आप अविश्वास सरकार के प्रति व्यक्त भी कर सकते हैं, और आपके पास स्ट्रेंथ हो वैधानिक रूप से जितनी चाहिए तो आप प्रस्ताव ला भी सकते हैं, सदन में उस पर चर्चा भी हो सकती है। लेकिन सीधी सपाट जो जमीनी सियासत की बात है वो ये है कि वर्तमान सरकार, गठबंधन सरकार, वो मजबूती के साथ अपने पंजे गड़ाए हुए वो प्रदेश की जनता की सेवा के लिए खड़ी है। हमारे विपक्षियों को ये लगता होगा, और वो तलाशते भी रहते हैं कि कहीं कोई दरार दिखे और उस दरार में और कुछ डाल करके कोई आग पानी तेल डाल करके उसको वो चौड़ा कर दें। कभी कभी कोई दरार जैसा कुछ दिखने लगता है तो वो उछलने भी लगते हैं, उत्सव मनाने लगते हैं, त्योहार जैसे माहौल और मूड में चले जाते हैं कि जैसे बस अब सरकार गई और उसके बाद ये इनको बुला लिया जाएगा सरकार बनाने के लिए। इस तरह के खुशफहमी में भाई लोग रहते हैं। हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार वो मजबूत पंजे गड़ाए हुए प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए खड़ी है। सदन में ये जो भी प्रस्ताव लाएंगे हमारे विरोधी, हम इनके एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे और इनको कायदे से बेनकाब करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी की हालत आपको मालूम ही है। उसके जो हरियाणा के शिखर नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको अपने शिखर नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो जम्मू कश्मीर जाकर के केसरिया पगड़ी बांधे हुए देखे जा सकते हैं। जिनको अपने नेतृत्व पर विश्वास नहीं, जिनके बाल मुकुंद जी, वैसे अमूमन तो होता यह है कि सवाल सत्ता पक्ष से बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आज तो बड़ा मैं एक विकट यहाँ पर परिस्थिति देख रहा हूं कि कांग्रेस से बड़े सवाल हैं यहाँ पर। एक तो किसान नेता यही बात कह रहे हैं, इनेलो भी इसी बात को कह रही है, और कुछ सवाल पार्टी के भी आपके अपने खुद के हैं जिसका जिक्र अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे, और अविश्वास प्रस्ताव आप ला रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं ये सीधे तौर पर 6 महीने का एक तरीके से आप उनको बैकअप देने वाले हैं, क्योंकि 6 महीने तक आएगा नहीं दोबारा से, तो आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पंडित जी से पहले एक वाक्य बोलने का अवसर जी वीरेंद्र जी, बहुत जल्दी से बाल मुकुंद जी से ये क्योंकि ये अमित जी ने कहा था, उस पर मैं ये टिप्पणी करने का मेरा मन है कि अमित जी, और अभी आपने कह दिया कि 6 महीने का जीवन दान देगा अविश्वास प्रस्ताव। सरकार इनके दिए हुए जीवन दान पर आश्रित नहीं है। सरकार अपने प्राणों पर, अपने दम पर, अपने संकल्प पर खड़ी है। ये तो अपने प्राण बचाने के लिए दारू बांटकर किसान आंदोलन चलाने की बात करने वाली पार्टी है। आपने सुना था, कह रहे थे घी भेजेंगे, दारू भेजेंगे, आंदोलन चलेगा। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। चलिए बाल मुकुंद जी, चलिए बाल मुकुंद जी, बहुत सवाल है इनेलो से लेकर के, वरिष्ठ पत्रकार से लेकर, किसान नेता से लेकर के, और फिर सत्ता पक्ष तो सवाल पूछ ही रहा। मैं चाहूंगा जवाब दे दें बाल मुकुंद जी। देखिए, जंगे आजादी की लड़ाई से लेकर के और देश आजाद होने के पहले दिन से और संविधान निर्माण से लेकर के रात तक ये प्रजातंत्र इस तरीके से फैला फूला इस देश में, तो मैं समझता हूँ, आपसे मैं जरूर उम्मीद करता हूं कि आपके श्रीमुख से मैं सुनूंगा कि इसमें कांग्रेस का बड़ा योगदान है। हमने ये जो पौधा लगाया है प्रजातंत्र जिस तरह से फला फूला है,
और पिछले 6 साल में जिन सरकारों ने प्रजातंत्र का गला घोटा है, आम जनमानस का जिस तरीके से अपमान किया है, कांग्रेस संवैधानिक प्रक्रिया को, क्योंकि वो हमारा लगाया हुआ पौधा है और हमने इस देश में न केवल हिंदुस्तान में विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हिंदुस्तान को मानते हैं कि सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है जहाँ प्रजातंत्र स्थापित हुआ है, और विश्व में हमने मान बढ़ाया है 70 साल के दौरान जितनी भी हमारी सरकार रही। तो जिस तरीके से किसान नेता ने कहा या दूसरे साथियों ने कहा है, ये भावनाओं में बह करके कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम बहुत जिम्मेवार लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ने, फिर भी मैं कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री इस देश को दिए हैं, सबसे ज्यादा समय तक शासन इस देश को दिया है, और खुशहाल आज मेरा राष्ट्र है, मेरा मान बढ़ा है इस दुनिया में, सब कुछ हमारे पास है। आप किसी भी विषय पर लेकर के, चाहे सेना की शक्ति हो, चाहे अनाज उत्पादन की बात करें, या किसी भी विषय पर आज हम विश्व में हमारा डंका है, तो उसमें हमारा योगदान है। तो हम प्रजातंत्र की व्यवस्था को फैल, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करें भाई, देखिए अमित जी ने जो बात कही, मैं तो कहता हूँ राजनीतिक मेहमानों का जवाब आप मत दीजिए, लेकिन ये मुझे बताइए, क्योंकि ये तो वरिष्ठ पत्रकार का भी आकलन है ना कि आपके पास अगर संख्या बल नहीं और आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, तो ये तो सपोर्ट कहीं ना कर रहे हैं आप उनको, कहीं ना कहीं। मैं फिर रोक करके मेरी धारणा को बदलना चाहता, आप सुनिए मेरी बात, सबका जवाब मिलेगा, मेरे को समय दीजिए। आप ये बताइए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में 18 विधायकों की जरूरत है, हमने 28 के साइन करके दिए हैं, क्या गलत किया है? हमारे को 18 की जरूरत थी, हमने 28 के साइन करके दिए हैं, सारी कांग्रेस के साइन उस पर, पहले पार्टी की तरफ से आ जाइए। दूसरा है, विश्वास प्रस्ताव क्यों ना लेके आए? आज सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक और जो उनका समर्थन दल हैं, मैं उनके नाम आपको कोट करना चाहता हूँ। बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक का समर्थन वापिस ले चुके हैं। सोमवीर सांगवान जी चेयरमैन नहीं छोड़ दी, उनको चेयरमैन ही ऑफर किया था, वो विधायक निर्दलीय, उन्होंने त्याग पत्र दिया, वो बाहर आ चुके हैं। जोगीराम सिंह जी खुद हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए थे, वो बाहर आ चुके हैं। राम कुमार गौतम जी बाहर आ चुके हैं, बबली बाहर आ चुके हैं। 7 विधायकों को काले झंडे दिखाए गए, उनके प्रोग्राम रोके गए, जिसमें ईश्वर सिंह जी हैं, एक जुलाना से विधायक है, कल ताजे ताजे 7 गोलियां चली उस इलाके में, इनके प्रोग्राम होने की वजह से। रामनिवास सुरजाखेड़ा जी, ये लोगों के साथ जब जनता के बीच में जाते हैं, तो वो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने मरवा दिया भाई हमारे को, तो वो किसके पास आते हैं? कांग्रेस के पास आते हैं। अगर आज मेरे पास कोई आकर के कहेगा कि पंडित जी बीजेपी ने तो मरवा दिया, आप रक्षा करो, हम ऐसे तो किसानों के साथ खड़े हैं, ऐसे हम विधानसभा में अपना अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं। उनको भी दारू का प्रस्ताव दोगे पंडित जी, पहले पूरी बात, उनको भी मदिरा पिलाने का प्रस्ताव दोगे। और अमनदीप केसरी जी कह रहे थे इससे तो अच्छा होता कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था सभी को। आप ये बताइए, केसरी जी की बात पे आ जाते हैं, अगर 28 विधायक इस्तीफा देते थे, 30 विधायक हम दे देते हैं, क्या करेंगे हम? आप ये बताइए, 30 विधायकों के बाद सरकार गिर जाएगी क्या? आप अगर आज इस्तीफा अगर किसी को देना है तो जेजेपी के लोगों को देना है, जिससे सरकार गिर सकती है। हमारी तो जिम्मेवारी बनती थी, हम किसानों के साथ खड़े रहे, हम किसानों के साथ। मेरे को अगर आप 2 मिनट और दोगे तो मैं आपको हर व्यक्ति का जवाब दूंगा। आप आ जाइए, सबसे पहले जवाब देना पड़ता है आपके जो विशेषज्ञ बैठे नेहरा जी। ऐसा नहीं हो सकता कि जो नेहरा जी आकलन कर रहे हैं उसी हिसाब से चलेगा। ये सरकार तो पूरे 5 साल के लिए चुनी गई है, उसके अंदर अगर हमारे अंदर हिम्मत होगी, बिल्कुल सही बात है, हम उसको गिराएंगे और हम लेकिन कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। राजेश जी जैसे किसान आंदोलन की बात करते हैं, इन्होंने ये बताया कि मुख्यमंत्री ने कह दिया हमारे पल्ले क्या। मुख्यमंत्री तो ये भी कह रहे हैं किसानों के पल्ले क्या है। ये बीजेपी के लोग जो धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, जाति के नाम पर लड़ाते हैं, संप्रदाय के नाम पर लड़ाते हैं। ये तो कल आपको आतंकवादी कह रहे थे, उग्रवादी कह रहे थे, आपको तो मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं लेना था इस तरीके से। अरे लेकिन वो तो साथ में ये भी कह रहे थे कि आपके विधानसभा तक पैदल जाने से क्या होगा, जो दिखना चाहिए उग्रता वो तो दिखी नहीं। देश को हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटा, भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं स्टूडियो में बैठ के हम हिंदू मुसलमान से लड़ाते हैं। एक बार इनसे पूछिए बाल मुकुंद से, पंडित जी ये देश हिंदू मुसलमान का किसने बांटा था, कांग्रेस ने क्या हमने? अगर हमारा मान, चलिए अभी इससे चर्चा डिटेल हो जाएगी। अमनदीप केसरी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? अमनदीप जी बाल मुकुंद जी की बात करें। हिंदू मुसलमान की बात करने वालों से ये पूछ लीजिए कि देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटवारा किसने करा? चलिए अब आज थोड़ा विधानसभा पे रहते हैं, एक दिन किसी दिन स्पेसिफिक चर्चा करते हैं। अमनदीप केसरी जी। आयुष जी, सबसे पहले अमनदीप जी का विधानसभा में क्या है? विधानसभा में तो अमनदीप जी का कुछ नहीं है। अमनदीप केसरी जी का विधानसभा में कुछ भी नहीं है, वहां तो कांग्रेस ही कांग्रेस है, सब कुछ कांग्रेस ही है, कांग्रेस पद यात्रा करी है। अमनदीप केसरी जी के तो, लेकिन वो तो किसानों के भाई, देखिए ये तो बहुत बड़ा भाई, किसी के पास अगर 28 हैं तो 28 के 28 से इस्तीफा दे दे, उनके पास 1 था तो 1 में तो हिम्मत तो दिखाई ना।
उनका पक्ष भी अपनी जगह सही है भाई, अब वो उसको जस्टिफाई करेंगे, ठीक है, आप अपना पक्ष जस्टिफाई करिए। अमनदीप जी जवाब दीजिए। जी मैं, चलो बाल मुकुंद जी थोड़ा नाराज है, इनके सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जवाब दे दूं। देखिए, बड़े स्पष्ट तरीके से प्रोफेसर साहब ने आज एक बात तो मानी कि जो ये 3 काले कानून आए हैं, हम इनको काला कह रहे हैं। काले नहीं है, आप काला कहते होंगे, कानून काले नहीं चलिए है। वीरेंद्र जी बोल लेने दीजिए, देखिए समय मेरे पास कम है, फिर अमनदीप जी की बात भी पूरी नहीं हो पाएगी। चलिए अमनदीप जी, ठीक है। प्रोफेसर साहब ने ये माना कि ये कृषि कानून नहीं, कृषि के मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सब्जेक्ट हैं जो लेकर आए, तो ये कृषि सुधार नहीं है। ये खुद इन्होंने माना कि ये कृषि कानून नहीं है। अच्छा, कृषि की मार्केटिंग कोई और कृषि की मार्केटिंग, कृषि से कोई उसका कोई संबंध नहीं है। मार्केटिंग किसान नहीं करता, मार्केटिंग किसान नहीं करता। आप क्यों ना करे किसान? चाहिए मार्केटिंग, किसान को भी करने का हक होना चाहिए। नहीं, किसान भी करेगा, आप रोकना चाहते हैं उसको। आप किसान को सुविधा दीजिए, आप हम दे रहे हैं ना, किसान के लिए रास्ता खोल रहे हैं, आप रास्ते में अड़ के खड़े हो रहे हो। गरीब आदमी को, जो दिहाड़ीदार आदमी है, उसको आप कह रहे हैं कि उसको हक है आज देश के अंदर बड़ी कंपनी खड़े करने का, लेकिन उसके पास सुविधा नहीं है। कैसी बात करते हैं? 10,000 एफपीओ बन रहे हैं, आप रास्ता रोक रहे हैं। किसने रोका? कौन से कानून से किसान को रोका हुआ था? आप कौन सा कानून रोक रहा था पहले? ये 10,000 एफपीओ बनाने का रास्ता हमने शुरू किया है, खोला कि नहीं खोला? चाहूंगा बड़े जल्दी से मेरे कांग्रेस साथी की बात पर देना चाहूंगा। देखिए, बहुत बड़ा इन्होंने अपना बताया कि किस तरह से इनका संगठन बहुत पुराना है। तो इनके संगठन की मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि जब इस तरह की इंतहा होने लगे लोकतंत्र के अंदर, तो आपको कैसा विरोध करना चाहिए? आपको सत्ता सुख के लिए, आप सत्ता सुख चाहते हैं कि सरकार गिर जाए, लेकिन आपकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, अविश्वास प्रस्ताव आपका पारित नहीं हो रहा है, तो कम से कम उसके बाद आपको एक सांकेतिक तौर पर यह दिखाना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए कि इस लोकतंत्र में नहीं बात सुनी जानी चाहिए। और महात्मा गांधी जी को आप अपना आदर्श मानते हैं, तो असहयोग करते थे महात्मा गांधी जी। आप छोड़िए ना, उससे बड़ा कौन सा जो है विरोध होगा, कौन सा समर्थन होगा किसानों का? हमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। अरे भाई, हमारे पास किसानों का दिया हुआ सम्मान है। आज आपको किसान कहीं पे घुसने नहीं दे रहे आपको भी, जबकि आप सत्ताधारी पार्टी नहीं हो, लेकिन किसान हमें तो सम्मान कर रहे हैं ना, इसलिए सम्मान कर रहे हैं। नहीं, हमने उनकी भावनाओं को समझा और उनके इच्छा अनुरूप उनको समर्थन दिया और उनके साथ आकर सड़क पर बैठ गए। आप भी देंगे, आपका स्वागत होगा। और चलिए, और ये चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, मेरे पास समय नहीं, मुझे वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस समय को निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि आज पहला ही दिन था और पहले दिन जो हंगामेदार कार्रवाई रही है उसने ये तस्वीर स्पष्ट कर दी है कि इस बार का ये जो बजट सत्र है ये बेहद हंगामेदार रहने वाला है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।